अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। इस वक्त मिड चल रहा है हफ्ते का, और जब भी मिड होता है तो थोड़ा सा ज़रा स्लो हो जाता है। रूटीन जो है वो बिल्कुल ऐसी महसूस होने लगती है कि ना बहुत ही सुस्त हो गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम वीकेंड की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जीज़ जो हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। और इस मुश्किल वक्त में जब पेंडेमिक का सामना है, तीसरी लहर जो है कोरोना की आ चुकी है, लॉकडाउन दोबारा से लगना शुरू हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी सी डिप्रेसिंग सूरत हाल ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ऐसे में एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो ज़ोरों शोर से जारी है। जो 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि साइनोफार्म वैक्सीन जिसका सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ लगाने का, ये जल्द से जल्द पाकिस्तान में ज़्यादा तादाद में पहुँचे, ज़्यादा मिकदार में पहुंचे, ताकि तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लग सके। और ये वबा जो है, दुआ यही है कि जल्द से जल्द इसका खात्मा हो सके। आज हमें इसी पर बात करनी है कि कोरोना की इस वक्त क्या सूरत हाल है मुल्क में, और कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो अब तक कितने लोगों को लगाई जा चुकी है और कौन कौन लगवा चुका है। कुछ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा जी हमारा अगला टॉपिक होगा हक महर से मुतालिक। हक महर में ख़वातीन ज़्यादातर घर मांगती हैं, गाड़ियाँ मांगती हैं, पैसे मांगती हैं, जेवरात मांगती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी औरत भी होगी जो अपने हक महर में किताबें मांगे? कौन है? नायला उनका नाम है। उनसे हमें आपकी मुलाकात करवानी है कि आखिर उनकी क्या सोच है कि उन्होंने ये सब कुछ छोड़कर किताबें अपने हक महर में मांगी हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक सिंगर मौजूद होंगी, बच्ची फ़िज़ा बतूल, और साइकिलिस्ट भी हमारे साथ एक मौजूद होंगे इस्लामाबाद से, समरीन खान। उनसे भी हमें आपकी मुलाकात करवानी है। आगाज़ करते हैं अपने पहले टॉपिक से, और वो ये है कि कोरोना की तीसरी और मोहलिक तरीन लहर जो है उसने मुल्क को लपेट में ले रखा है। 24 घंटे के दौरान मजीद 61 जिंदगियां जो हैं वो कातिल वायरस की अब तक भीड़ चढ़ चुकी हैं, और अब जो केसेस इस तीसरी लहर के दौरान सामने आए हैं वो आज के दिन सबसे ज़्यादा है। यानी कि 24 घंटों के दौरान 3395 मजीद केसेस की तस्दीक हुई है। आपको याद होगा ये केसेस जो हैं 200 तक पहुंच चुके थे कि 24 घंटे में सिर्फ 200 केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से तकरीबन 3500 केसेस जो हैं वो 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। बिलाशुबा ये आदाद शुमार जो हैं वो इंतहाई परेशान कुन है, और हम सबको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन इस मुज़ी मरज़ से बचाव मुमकिन है अगर हम एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, रश वाली जगह जो हैं वहाँ पर जाने से गुरेज करें, हाथों को बार बार कम अज़ कम 20 सेकंड के लिए धोते रहें। और इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन जो है वो भी अब कारआमद साबित हो रही है। और अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन इस वक्त जारी है वहाँ से कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में साइनोफार्म वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है जो कि चाइना की बनाई गई है। अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ है कि इस वैक्सीन से किसी को कुछ हुआ हो। मुल्क में 60 साल से ज़ायद अफराद के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीनेशन मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं, और ये सहूलत बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। वैक्सीन के हवाले से आपको याद होगा इससे पहले भी कुछ जब बीमारियां आती हैं, जैसे कि पोलियो की हम बात कर लें, तो बड़ी साजिशी थ्योरीज़ और अफवाहें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश होती हैं कि ये यहूदी साजिश है, ये वेस्ट की साजिश है कि ये वैक्सीन जब लगाई जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुसलमानों को जानबूझकर इस साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसी तरह की कुछ साजिशें जो हैं वो इस कोरोना वैक्सीन से मुतालिक भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पे मुफ्त इस तरह की चीज़ें, और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इस वैक्सीन के थ्रू कोई चिप जो है वो हमारे जिस्म के अंदर डाल दी जाएगी, जिसकी वजह से मतलब कंट्रोल जो है ना वो किसी और के पास चला जाएगा हमारा। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि ये वैक्सीन महफूज है और मौसर है, और इसके खिलाफ फैलाई जाने वाली तमाम खबरें गलत और बेबुनियाद है। गुज़श्ता रोज़ कराची में 100 साला बुजुर्ग जो हैं उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है, और उनका नाम है इसराइल अहमद मीनाई। आगा खान अस्पताल में कोरोना वैक्सीन उनको दी गई है। आज इसराइल अहमद हमारे मेहमान होंगे, उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बाद उनकी सेहत अब कैसी है, और वो लोगों को क्या इस बारे में पैगाम देना चाहेंगे। इसराइल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सब बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि वैक्सीन लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप की उम्र 100 साल है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको और लंबी ज़िंदगी अता करे। तो आप कैसा महसूस कर रहे थे, और आपके जहन में तो कोई इस तरह की बात नहीं आई कि ये कोई साजिश ना हो, कोई चिप मेरे जिस्म के अंदर ना डाल दी जाए, और मज़ीद ये कि कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ आपको? मैं डॉक्टर सलमान करवानी के साथ अस्पताल आगा खान गया था, और वहाँ नहायत सुकून और इत्मीनान के साथ डॉक्टरों ने हमें रिसीव किया, और फिर उन्होंने ये बताया कि आपके हम इंजेक्शन लगाएंगे।
और अगर कोई उस पर रिएक्शन हो तो आप हमें बताइएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंजेक्शन उन्होंने लगाया, मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और ये वाक़या हुआ 3-4 दिन पहले का है, तो मुझे कोई किसी किस्म का भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सही अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और मैं इसलिए समझता ये हूँ कि ये इंजेक्शन ज़रूर लोगों को लगवाना चाहिए, बिलखुसूस उन लोगों को जो हमारे एज ग्रुप में हैं, उनको ज़रूर लगवा लेना चाहिए। सही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपको कोई और खुदा ना खास्ता बीमारी तो नहीं है, और वैक्सीन से उस पर तो कोई असर नहीं हुआ? अब बीमारी तो मुझे जाहिर है क्योंकि मेरी बाई हार्ट सर्जरी हो चुकी है, ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रखता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि अगर किसी किस्म का कोई रिएक्शन हो तो आप हमें ज़रूर इत्तला दें। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ आज तक, तो इसलिए मुझे कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं हुई। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो आम तासुर है खौफ व हिरास का कि इस इंजेक्शन से कुछ तब्दीली पैदा हो जाएगी, ये पेचीदगियाँ पैदा होंगी, ये गलतफहमी दूर कर दी जाए और ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लिया जाए। इसलिए कि ये हिफ्ज़ व तक़द्दुम है और हमारे मज़हब में भी हिदायत की गई है कि तुम अपनी ज़िंदगी को एक नेमत समझो और उसकी एहतियात के तौर पर ज़रूर उसके सिलसिले में तगदाव करता है। अच्छा इसराइल साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और उनके ख्याल में ये कोई साजिश है और ये ठीक नहीं है हमारी बॉडीज़ के लिए? इस तरह की कुछ कयास आ रही हैं जो हैं वो भी सुनने में आ रही हैं वैक्सीन के बारे में, आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो पैगाम बिना किसी प्रेशर के ये दूंगा कि हमारे कॉमन सेंस के लिहाज से भी, हमारी दीन की तारीफ़ के लिहाज से भी हमें यकीनन वो तमाम एक्शन लेना चाहिए, इलाज करना चाहिए, एहतियातें करना चाहिए कि जिससे हम ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार सकें। अब ये इस मरज़ के सिलसिले में ये वैक्सीन जो है ये मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कामयाब होगी। और मुझे ये कहते हुए कोई डर नहीं है कि ये वैक्सीन जो है ये एक नेमत गैर मुतरक़्क़बा है और हमारे यहाँ आम तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों के जहन में जो इस सिलसिले में हिरास है या शकूक है उनको दूर कर देना चाहिए। ये एक हमारे सुकून के लिए, इलाज के लिए एक दवा है, किसी डर या खौफ व हिरास के लिए नहीं है और न ये किसी किस्म की बीमारी के लिए ये कोई अंदेशा इससे पैदा हो सकता है। इंसान को जो आमतौर पर बीमारियाँ हैं उनमें इसकी वजह से किसी किस्म की कोई पेचीदगी पैदा नहीं होगी। इसलिए मेरी सिफारिश तो यही होगी कि कॉमन सेंस के लिहाज से भी, दीन की तारीफ़ के लिहाज से भी, अल्लाह और रसूल के अहकामात के लिहाज से भी हमें यकीनन इस नेमत से इस्तेफादा करना चाहिए और ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए। मतलब शाफी की बंदा अल्लाह है, इंशाअल्लाह लोगों को इससे फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। इसराइल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो आप सब लोगों ने सुन लिया कि 100 साल इसराइल साहब की उम्र है और वो अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बोल रहे हैं कि भाई कॉमन सेंस भी यही कहती है, हमारी दीन की तालीमात भी यही है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो जाके उसका इलाज करवाएं। और ये वैक्सीन जो है आपके इलाज के लिए है, ये किसी साजिशी थ्योरी का हिस्सा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन अपनी लाजमी करवाएं, कि मास्क पहनें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इस तरह की खबरें आना भी शुरू हो गई हैं कि अस्पतालों में अब जगह कम पड़ गई है कोरोना के मरीज़ों की वजह से और वो बहुत बड़ी तादाद में सामने आ रहा है। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब जो है हक महर से मुतालिक। शादी एक खूबसूरत बंधन है और इससे जुड़ी रस्म रिवाज जो है वो भी इस बंधन में बंधने वालों के लिए ख़ास मुआवन साबित होते हैं। लेकिन नमूदो नुमाइश जो है उसने इन रिवायात को गहना दिया है। खुसूसन जहेज़ की बात कर लें, हक महर की बात कर लें, दो ख़ानदानों के दरमियान खुशी की बजाय अक्सर हम ये देखते हैं कि ये रस्म रिवाज जो है ये तनाव का बायस बन जाते हैं और अक्सर लड़ाइयाँ भी हम देख रहे होते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ आवाज़ें उठती रही हैं और अब जहेज़ के बारे में आगाही के साथ साथ हक महर के हवाले से भी जो गलत रिवायात बना दी गई हैं वो भी नौजवान नस्ल के सामने खुलकर सामने आ रही हैं।
इन्हीं में मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाली नाइला साफ़ी जो हैं वो अपने मुनफरिद हक महर के बाइस आजकल हर जगह मौजूद बहस बनी हुई है। नाइला ने हक महर में कोई पैसे नहीं मांगे, कोई जेवरात नहीं मांगे, कोई घर गाड़ी नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने क्या मांगा, 1 लाख रुपए की किताबें मांगी हैं जो उनके शौहर डॉक्टर सज्जाद ने उन्हें ख़रीद कर दी हैं। नाइला ने क्यों ऐसा किया, उनके ख्याल में क्यों आया कि वो अपने हक महर में किताबें मांगे, वो हमारे साथ मौजूद है और उनके जो शौहर हैं डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। नाइला, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि बड़ा ही मुनफरिद ख्याल है कि हक महर में किताबें मांग ली जाएँ, यकीनन आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया और घर वालों का रद्द-ए-अमल कैसा था? मेहर मांगने का ख्याल जो है ये हमारे जहन में हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जहन से हमारे ये ख्याल निकला नहीं है तो आएगा कैसे। और बात रही मुनफरिद हक़ महर की या किताबों के मांगने की, तो हमेशा से मेरा जो है एक स्टाइल यही रहा है कि मैं चाहती हूँ और मैं ये करती हूँ कि लोगों से मैं कुछ मुनफरिद करूँ, आम चीज़ से या आम बात से या आम काम से मैं कुछ मुनफरिद करूँ। मैं जब कुछ लिखती हूँ तो भी यही ख्याल मैं रखती हूँ। मैं देखती हूँ कि हमारे अदब को, हमारे लिटरेचर को किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं किताबों के शुमार करने या किताबों की तादाद बढ़ाने की भी कायल नहीं हूँ। उस वक्त भी मैं यही सोच रखती हूँ और यही ख्याल रखती हूँ कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मुनफरिद करना चाहिए अपने लिटरेचर के लिए। और तीसरी बात ये कि घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था इस हक़ महर मांगने पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे मैके वाले भी जो है वो भी एजुकेटेड है, यहाँ पर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड फैमिली में आ गई हूँ। तो दोनों तरफ से कोई रुकावट भी नहीं है, कोई डिमांड भी इन लोगों की तरफ से नहीं था। दोनों फैमिलीज़ इस बात पे बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं और आप लिखती भी हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है। आप वैसे किताबें किस तरह की पसंद है और आपकी पसंदीदा तरीन किताब और मुसन्निफ़ कौन है? पसंद और नापसंद की तो हर इंसान की पसंद नापसंद होती है, ये तो लाख हज़ारों किताबें होती है, हर किताब तो कोई स्टडी नहीं कर सकता, तो अपनी पसंद की किताबें और अपने शौक़ की किताबें स्टडी करता है। तो मेरा शौक़ जो है सबसे पहले तो अपनी उन किताबों से मेरा लगाव ज़्यादा है जिसमें हमारी कौमी ज़हनियत छुपा हुआ हो, हमारे कौमी ज़हनियत का निचोड़ हो। जैसे कि बादशाह खान की किताब ज़मा-ए-जुंद और जदोजहद, उसमें हमारी एक तारीख़ भी छुपी हुई है और उसके साथ साथ एक नज़रिया भी है हमारे पख्तूनों का, हमारे खुदाई खिदमतगारों का। तो इस तरह की किताबों से मैं ज़्यादातर लगाव रखती हूँ और बाकी लिटरेचर और अपने लिटरेचर से बाहर भी स्टडी करती हूँ। यानी हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी रखती हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन नाइला, ये भी सोचने की बात है कि किताबें पढ़ने का रुझान जो है वो बहुत हद तक ख़त्म होता जा रहा है जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हुआ है। तो नई नस्ल जो है उसको अगर वापस लेकर आना है किताबों की तरफ, उसके लिए क्या करना चाहिए? किताबें पढ़ने का और किताबें स्टडी करने का रिवाज जो है वो हम देखते हैं कि बच्चों में भी कम पड़ता जा रहा है और बड़ों में भी कम पड़ता जा रहा है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि हम खुद भी उस तरह की स्टडी नहीं करते जैसे पहले करते थे। मोबाइल्स आ चुके हैं, लैपटॉप्स आ चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी स्टडी को, हम अपने इस किताब की पढ़ाई के रिवाज को इस तरह बरकरार रखें और हम इस दलदल से जो सोशल मीडिया का ये मैं गलत भी नहीं कह सकती, लेकिन हमारी स्टडी पे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो चुकी है ये सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। ये अगर हम देखें तो सीधे या साफ सड़क पे तो हर कोई सफाई के साथ अपने कपड़े ले जा सकता है, लेकिन एक कामयाब इंसान वो ये जो गंदे रास्ते पे या गर्द आलूद रास्ते पे अपने कपड़े साफ लेके जाए। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि स्टडी तो अगर माहौल आपको स्टडी का मुहैया है तो उसमें स्टडी करना एक इतना बड़ी बात नहीं है। ऐसे माहौल में जो आपको मौके नहीं दे सकते, हर तरफ आपके साथ मोबाइल, लैपटॉप्स ये चीज़ें पड़ी हुई हो और उसमें आप स्टडी को टाइम दे, तो ये आपकी कारनामा है और ये आपकी किताबों से लगाव की बड़ी ही ज़बरदस्त बात किया आपने नाइला। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर सज्जाद भी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ये बताइएगा कि जब आपको ये इल्म हुआ कि हक महर में नाइला ने किताबें मांगी हैं तो आपके क्या तासुरात थे और किताबें आपने कौन कौन सी ख़रीदी हैं? क्या अपनी पसंद की ख़रीद कर नाइला को दी हैं या फिर नाइला से भी पूछा था कि उनको किस तरह की किताबें पसंद हैं?
चंद दिन पहले हमने नायला के फैमिली वालों से रब्ता किया था निकाह के बारे में। यहाँ अक्सर बल्कि आम रिवाज ये है कि निकाह फार्म जो है उसमें डिमांड जो है वो लड़का और लड़की की जगह फैमिली वाले डिसाइड करते हैं। तो हमने फैमिली वाले से पूछा तो उसकी मर्जी थी कि ये नायला ख़ुद बताएंगी या ख़ुद डिमांड करेंगी। और जब नायला ने बुक्स की डिमांड की तो खुशी की बात यह है कि आज पूरी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जिधर भी मीडिया है हम लोगों का, तो उस पर हमारा चर्चा हो रहा है। तो इससे ये मालूम होता है कि इतनी बड़ी खुशी की बात है कि यंग जनरेशन इसको खुशी समझते हैं और एक जिद्दत समझते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हक महर तो हर मुसलमान औरत का हक है, लेकिन हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि हक महर में अमूमन बहुत ज़्यादा रकम लिखवा दी जाती है। जैसे कि आप कह रहे थे कि लड़का लड़की जिनका निकाह होना होता है उनसे नहीं पूछा जाता, बल्कि घर वाले ये काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से निकाह बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपके ख्याल में ये जो रिवायात हैं, जैसे कि हक महर बहुत ज़्यादा लिखवाना या फिर जहेज़ की डिमांड भी लोग करते हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मैंने रात को सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के कमेंट्स देखे इस बारे में। वो लोगों ने ये तासुर दिया है कि ये लोग हक महर के ख़िलाफ़ है या ये मगरिबियत को उजागर करना चाहते हैं। तो बात ये नहीं, हम अपने रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए यानी यहाँ जहेज़ का एक कल्चर है। उधर जो पश्तून जनूबी अज़ला में ख़ुसूसन बनू, वज़ीरिस्तान, क्वेटा और काबल तक जितने पश्तून, उधर एक कल्चर है वलवर का। तो वलवर में कम से कम 20 लाख रुपए लिया जाता है और इधर हमारे यहाँ जो है 10 मरले का फ्लैट, सोना वगैरह रखा जाता है। तो हमने इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया कि जहेज़ तो लेंगे, जहेज़ चाहे एक मिट्टी का जाम ही क्यों ना हो, लेकिन जब किताब की बात है तो किताब एक मुनफरद चीज़ है। और मेरे ख्याल में किताब सोना, घर, प्लाट, पैसे वगैरह सबसे कीमती और नायाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद और नायला हमारे साथ मौजूद थी। एक चीज़ जो है वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टॉपिक आपके सामने रखने का मकसद या सोशल मीडिया पर इस पर जितनी भी बात हो रही है, इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हक महर के खिलाफ बात की जा रही है। हक महर जो है वो हर मुसलमान औरत का हक है और शौहर के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो हक महर अदा करे। बात ये हो रही है कि बहुत ज़्यादा हक महर जब लिखवा दिया जाता है निकाह नामे के ऊपर, तो वो शौहर के लिए इतना अगर उसके वसाइल नहीं है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है उसको अदा करना, जिसकी वजह से निकाह मुश्किल हो जाता है। तो निकाह को आसान करने के अहकामात है हमारे दीन के अंदर, और अगर जो हक महर है वो कम होगा तो यकीनी तौर पर निकाह जो है वो भी आसान हो जाएगा। अब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें आपकी मुलाकात करवानी है एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी सिंगर से। कैसा गाती हैं वो, गाना भी सुनवाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब माहौल को थोड़ा सा मौसीकाना कर लेते हैं। थोड़ा सा म्यूज़िक जो है वो अगर शामिल कर लें तो दिन का आगाज़ जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और म्यूज़िक के साथ साथ हमारे साथ सिंगर भी मौजूद होंगे, और छोटी सी सिंगर, नन्ही मुन्नी सी, जिनकी उम्र तो कम है लेकिन उनके सुर अगर आप देखें ना तो बड़े बड़े सुरीले लोग जो है ना वो दंग रह जाएंगे। उनकी आवाज़ के हर तरफ चर्चे हैं। फ़िज़ा बतूल आज हमारी मेहमान है, 8 साल की हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फ़िज़ा, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप 8 साल की हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 में पढ़ती हो। और आप कब से गाना गा रही हो? मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि बचपन से गा रही हो, आप तो बचपन में ही हो अभी। कब से गाना गा रही हो आप? नहीं, मैंने 5 ईयर्स से स्टार्ट किया था, तो मुझे अब 2.5 ईयर्स हो गए। अच्छा, वैसे मैं जब 5 साल की थी ना, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं क्या करती थी। तो आपने को खुद से शौक था गाने का, या आपको जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको सीखना चाहिए? सीखती है हो वैसे आप? जी, ये नहीं, पहले तो मेरे जब मैं थी व्हेन आई वाज 5 ईयर्स, तो पहले मेरे भाई गाते थे, तो उनको देख कर यानी मुझे भी सिंगिंग का शौक हो गया। तो फिर यानी मैं भी गाने लगी, और वो जो मेरे भाई हैं वो सरजा के पास सीखते थे पहले, सुरताल म्यूज़िक अकेडमी। तो फिर वो जब उन्होंने मुझे सुना कि ये भी अच्छा गा रही है, तो फिर वो मुझे सरजा के पास लेके गए, सुरताल म्यूज़िक अकेडमी। तो फिर जब सरजा ने मुझे सुना तो उनको मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने मुझे फिर अप्रिशिएट भी किया, और फिर उन्होंने भाई को कहा कि आप इसको अकेडमी लाएँ। तो फिर मैंने अकेडमी ज्वाइन की। सुरताल अकेडमी जो है ना, इससे बहुत सिंगर्स कर रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा इनका। अभी तक और कौन कौन से सिंगर जो हैं वहाँ पर आपके साथ हैं? कितने मतलब बच्चे ही हैं? बच्चों के लिए एकेडमी है या बड़े भी वहाँ पर जाते हैं? बड़े भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे भी हैं। अभी तक आपने कौन कौन से गाने गाए हैं? अभी तक मैंने मैडम नूर जहाँ का जदो होली से गाया है। क्या मैडम नूर जहाँ का? हाँ का
ना करो, वाकई? हाँ अच्छा। और वो मेरी फेवरेट सिंगर है। वो किसकी फेवरेट सिंगर नहीं है? नूर मैडम, नूर जहाँ कहीं सुना दो कुछ फिर। ठीक है, मैं आपको उनका सॉन्ग सुनाती हूँ, सावित्री। जबरदस्त, सुनाओ। सोने दी तवीतड़ी मुझे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी रहंदी गल नल लके तेरे सावा दे नेड़े नेड़े, किवें बना जानिया ओ जानिया, ओए सोने दी तवीतड़ी मुझे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपका ये हाथ पकड़ लूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर सिंगर्स के ना हाथ पकड़ लिए जाए ना तो वो उस तरह से गा नहीं सकते, तो अगर मैं ये हाथ पकड़ लूँ आपका तो आप उसी तरह से गा लोगी? फिर दिखाओ, अब गाओ। आगे से गाऊँ? हाँ आगे से गाओ। मैनू ए तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया इन्ने मेरे नाल तेरा प्यार वे, मैनू ए तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया इन्ने मेरे नाल तेरा प्यार वे। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके हाथ आप हिला भी रही हैं या नहीं हिला रही। ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा आपने प्यार दिया गल्ला नेस्कैफे बेसमेंट, वहाँ से आपने सबसे पहला ये गाना गाया था। उसमें आपकी सिलेक्शन किस तरह से हुई? उसमें नहीं, जब मैं थी 6 इयर्स की थी तो जो सर जुल्फी हैं वो हमारी एकेडमी आए थे, और फिर नेस्कैफे के ऑडिशंस तब स्टार्ट हो गए थे और हमारी एकेडमी में से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और जिनमें मैं भी थी। और फिर जब मैं उधर गई तो फिर हमने प्यार दिया गल्ला उधर गाया, और मैं आपको भी सुना देती हूँ थोड़ा सा। मैं सुनती हूँ आपसे। ये बताएं उसके बाद रिस्पांस कैसा था लोगों का? लोगों ने आपको अप्रोच किया मज़ीद गानों के लिए, और कैसा महसूस होता था? घर वालों को कैसा लगता था? जो मेरे पेरेंट्स हैं वो तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो मेरी टीचर्स हैं वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं स्कूल की। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे कहती हैं कि जहाँ पर तुम सीखती हो ना, हमें भी वहाँ पर सीखना है, हमने भी टीवी में आना। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि फ़िज़ा जब बोलती है ना, और ये मैंने और भी बहुत सारे सिंगर्स में नोट किया है कि नॉर्मल भी जब वो बात कर रहे होते हैं ना तो सुर जो है ना उनकी आवाज़ के साथ ना जुड़ जाता है नॉर्मल बात करने में भी। स्कूल में जब आप जाती हैं, डेफिनेटली अब आप सेलिब्रिटी बन गई हैं माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में, तो स्कूल में जब आप जाती हैं तो आती हैं आपकी फ्रेंड्स से तस्वीरें बनवाने के लिए बाकी बच्चे के ना, आप जब ये छुट्टी हो जाती है ना तो जब जो मेरी फ्रेंड्स हैं जब उनको लेने आते हैं ना तो उनकी जो वो अपने पेरेंट्स से मोबाइल ले लेते हैं और मेरे साथ तस्वीर लेते हैं, फिर मुझसे गाना भी सुनते हैं और बड़ा मज़ा आता है जी। अच्छा, पढ़ाई तो ख़राब नहीं होती है गाने के साथ? जब मैं स्कूल से आती हूँ तो ये नहीं, फिर 2 आवर्स में ये नहीं पढ़ाई के स्कूल से होमवर्क मिलता है वो याद कर लेती हूँ, और जो सारे टेस्ट मिलते हैं वो भी याद कर लेती हूँ, और फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है और 2 आवर्स हम डेली प्रैक्टिस करते हैं माशाल्लाह। और फिर मैं घर आती हूँ, फिर खाना खा लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। अच्छा, ये बताओ कि ये प्यार दिया गल्ला जो है जी, ये गाने में आपको मुश्किल तो नहीं हुई? बल्कि आप सुनाई दो प्यार दिया गल्ला अपने पार्ट से सुना दो। अपने पार्ट से। छोड़ो सब नफरतें, छोड़ो सब नफरतें, जियो तो प्यार से, मिलके बैठो करो प्यार की बात। छोड़ो सब नफरतें, जियो तुम प्यार से, मिलके बैठो और करो प्यार की बात। प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, 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 प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, होए प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला। अच्छा फ़िज़ा, ये क्योंकि मैंने सुना हुआ है पहले ये वाला सॉन्ग, तो इसमें मोस्टली बच्चे ही हैं, ड्रमर भी बच्चे हैं, गिटारिस्ट भी बच्चे हैं, तो ये क्या सोच के, हाँ ये क्या सोच के जो जुल्फ़ी हैं उन्होंने कहा था कि बच्चों के साथ जो है ना हमें करना चाहिए, तो और आपको क्या उन्होंने बताया कि आप लोगों ने ये गाना गाना है? सब कुछ उन्होंने अरेंज किया था, बताया क्या आप लोगों को? उन्होंने हमें ये बताया कि जब पहले तो सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया हुआ था, तो फिर जब वीडियो शूट हुआ ना तो फिर उन्होंने हमें बताया कि यानी
हंसना है इस गाने में, क्योंकि ये जो गाना है ना इसमें ये हंसी वाला गाना है। यानी कि इसमें बच्चे enjoy मैसेज होता दे है रहे हैं, बहुत। बच्चे मैसेज दे रहे हैं बड़ों को कि प्यार दिया गला करो, ये सब कुछ छोड़ दो, नफरतें, इसलिए ये सब हमें चीजें हंसते हैं हम उसमें। और उन्होंने साथ हमें एक्सप्रेशंस भी बताया कि इसमें एक्सप्रेशंस कैसे लाने हैं। और फिर मतलब एक्टिंग भी पूरी की है आप लोगों ने, जी। है? आगे फिर एक्टिंग का इरादा तो नहीं है, सिंगिंग के साथ साथ? एक्टिंग पता नहीं। अच्छा, आगे आप यही करना चाहती हो, सिंगर ही बनना चाहती हो बड़ी होके? आपका फेवरेट सिंगर कौन है वैसे? मेरे फेवरेट सिंगर मैडम नूरजहां के अलावा? आयमा बेग और सर आतिफ असलम। आतिफ असलम ज़बरदस्त, सबके ही वैसे वो फेवरेट हैं। आतिफ जी। मेरे भी फेवरेट हैं, आयमा भी मेरी फेवरेट है। आयमा का कौन सा गाना पसंद है आपको? मुझे उनका ढोला। चलो वो भी सुना दो। साडा ते ढोला तू यूं यारे, ओ दूजा कोई नहीं बनोड़ा, कोई नहीं बनोड़ा। साडा ते ढोला तू यूं यारे, ओ दूजा कोई नहीं बनोड़ा, कोई नहीं बनोड़ा। तेरिया तेरी भावे कसम वाले, तेरिया तेरी भावे कसम वाले। होर किसे दी मैंने होड़ा लिखा ले, होर किसे दी मैंने होड़ा लिखा ले। सानू ते तेरे उत्ते माने, सानू ते तेरे उत्ते माने। साडा ते ढोला तू यूं यारे, ओ दूजा कोई नहीं बनाओना, कोई नहीं बनाओना। अच्छा फिजा, ये इसमें अक्सर गानों में मुश्किल अल्फाज भी होते हैं, दूसरी लैंग्वेज के भी होते हैं, समझ आ जाती है आपको? क्योंकि समटाइम्स तो हमें भी समझ नहीं आती कि कुछ सिंधी होते हैं। मैं लिरिक्स निकाल लेती हूँ ना, फिर देख के पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने एक डायरी बनाई हुई है सॉन्ग्स की, उनमें सारे यानी सॉन्ग्स मैं लिख लेती हूँ और फिर उनसे देख के पढ़ लेती हूँ, फिर याद भी कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपको अवार्ड भी मिला हुआ है जो सदर है हमारे, उनसे। वो क्या स्टोरी है, ज़रा उसके बारे में बताएं। वो 23 मार्च को सेफगार्ड सोप है ना, उसका एक हमने कमर्शियल किया था इस्लामाबाद में, तो फिर मैंने प्रेसिडेंट के सामने परफॉर्म किया था। तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने आपको अवार्ड दिया? जी, वेरी गुड। चलें, फिजा बहुत अच्छा गाती हो माशाल्लाह से। अभी आप 8 साल की हो और जैसे जैसे आप बड़ी होगी आपकी आवाज़ में मैच्योरिटी भी आती जाएगी, सुर जो है बड़े ज़बरदस्त होते जाएंगे। एक चीज़ रहेगी कि मैंने आपके से ना हाई पिच वाले सॉन्ग नहीं सुने हैं, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जब आपको बुलाएंगे ना तब सुनेंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फिजा जो है हमारे साथ मौजूद थी और आपने देखा कि वो कितना ज़बरदस्त गाती हैं। और जब भी सिंगर्स यहाँ पे आते हैं ना तो मेरा भी दिल करने लगता है कि ना मैं भी गाना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, साइकिलिस्ट हैं समरीन खान, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शो के आखिरी हिस्से में आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की उस बहादुर खातून से जो नौजवान लड़कियों में खेलों के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। समरीन खान उनका नाम है, जो खुद साइकिलिस्ट हैं और गर्ल साइकिलिंग स्क्वाड पाकिस्तान की कैप्टन भी है। समरीन खान की अगर बात की जाए तो वो नौजवान लड़कियों को साइकिलिंग की कोचिंग देती हैं, तरबियत देती हैं और अभी तक समरीन जो है वो बहुत से नेशनल इंटरनेशनल साइकिलिंग के इवेंट्स जो हैं उसमें हिस्सा ले चुकी हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट कर चुकी हैं और बहुत इस तरह के पैगाम दे चुकी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे पीस हो गया, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हो गए, हेल्थ, ड्रग, इसके साथ साथ जो स्टीरियोटाइप्स ख़वातीन के साथ जोड़ दिए जाते हैं उसके बारे में वो ख़वातीन को भी बताती हैं और दुनिया में भी अवेयरनेस पैदा करती हैं। अलावा एक और चीज़ कि समरीन जो है वो मैथ्स की टीचर भी हैं, मतलब क्या क्या कर लेती हैं समरीन, वो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। समरीन बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपने गर्ल साइकिलिंग स्क्वाड शुरू किया है, ये आपने कैसे सोचा कि इस तरह का जो है मुझे स्क्वाड बनाना चाहिए जहाँ पर मैं लड़कियों को तरबियत दूँ, और साइकिलिंग में ख़वातीन का एप्टीट्यूड किस तरह से देखती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आयशा फॉर हैविंग मी। गर्ल साइकिलिंग स्क्वाड को इनोग्रेट किए हुए मुझे 1 साल हो गए हैं और माई सेल्फ मैं साइकिलिंग 4 साल से कर रही हूँ। और आपका जो सवाल है कि इस्लामाबाद में मैंने किस तरह से इसका आगाज़ किया और क्या सोचा कि गर्ल साइकिलिंग स्क्वाड को की शुरुआत होनी चाहिए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, उसकी वजह ये थी आयशा कि जब मैं 3 साल तक साइकिलिंग करती रही तो मैंने देखा कि लड़कियाँ साइकिलिंग से बहुत दूर थी और मैं ख़ुद क्योंकि स्पोर्ट्स से बहुत दूर थी और मुझे स्पोर्ट्स से बहुत मोहब्बत थी और मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाती थी, तो मुझे महसूस होता था कि लाइफ में कितनी कमी है। हर कुछ हो रहा है, काम भी चल रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, जॉब भी हो रही है, लेकिन अगर कोई पार्ट मिसिंग था तो वो स्पोर्ट्स का पार्ट था।
तो जब मैंने साइकिलिंग शुरू की और मैंने देखा लड़कियां इसकी तरफ बिल्कुल आ नहीं रही, तो मैंने उनकी इस रीज़न को जानने की कोशिश की और मैं इस नतीजे पे पहुंची कि उनकी हिचकिचाहट का रीज़न ये है कि उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कि सिर्फ एक लड़कियां हों, सिर्फ वो अपने जेंडर के साथ नेटवर्किंग कर सकें, किसी फीमेल ट्रेनर से वो ट्रेनिंग हासिल कर सकें। क्योंकि हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारी जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं। तो लड़कियां भी और फिर वो फैमिली बैकग्राउंड्स भी, फिर सबकी पाबंदियां भी, और उस तरह से लड़कियां आगे नहीं आ सकती थी। तो मैंने इसलिए फिर ऐसे प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया जहां पर आयशा ना ही फादर्स को कोई टेंशन है, ना ही ब्रदर्स को कोई टेंशन है, ना ही हस्बैंड्स को कोई टेंशन है कि कोई मेल मेंबर होगा या वो अनकंफर्टेबल होंगी या वो हरेस उनके होने के कोई चांसेस हैं। तो इस तरह से वो खुद इतने कंफर्टेबल होते हैं मेल मेंबर्स, और ख़ुद वो आके उनको ड्रॉप करके जाते हैं। और इस पूरे जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें 60 के करीब अब कोई फीमेल्स है माशाल्लाह, और इसमें मदर्स भी शामिल हैं, उनकी बच्चियाँ भी शामिल हैं, कोई 40। अच्छा समरीन, आप ये बता रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको जो एक कमी महसूस होती थी वो स्पोर्ट्स की लगती थी, लेकिन मोस्टली हम ये देखते हैं कि जो रूटीन है वो ऐसी चल रही होती है, स्पेशली ख़वातीन की, एक मोनोटनस, सुबह उठना है, अगर कोई हाउसवाइफ है घर के काम करने हैं, शाम को बच्चों को देखना है, फिर सो जाना है, फिर ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहती है। स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जेंडर से हट के बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, स्पोर्ट्स इंसान के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और वो किस तरह से आपको हेल्प करता है थ्रू आउट लाइफ? आयशा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि जैसे इंसान जो हैं वो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं ना, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मोबाइल ख़रीदते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। लैपटॉप ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, उसको पॉलिश, पेट्रोल, हर चीज़ मेंटेन रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंसानों को अपनी जो है ना, अपने जिस्म की भी उस तरह से हिफाजत करनी चाहिए, अपनी सेहत की भी उस तरह से हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि इसी सेहत के थ्रू आपने पूरी लाइफ गुजारनी है। आप जितने भी टास्क अपनी लाइफ में करते हैं वो आप सेहत के बगैर कैसे कर सकते हैं, अनहेल्दी रह के। तो ये मैं जानती हूँ कि हर इंसान की लाइफ बहुत मुश्किल है। आप खुद बता रही हैं कि मैं कितने पैरेलल चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन मुझे एहसास है कि ये काम मुश्किल है, लेकिन आधा घंटा निकालना अपने लिए वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप किसी तरह भी ड्रैग करके निकाल सकते हैं उसको। बिल्कुल प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है ना, कि जब तक आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी आपकी सेहत, आप इस तरह से नहीं करेंगे कि अपने लिए टाइम निकालें। आखिरी सवाल, वक्त हमारे पास कम है, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप मैथ्स की टीचर भी हैं, ये क्या कहानी है, ज़रा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये तो बस प्रोफेशनल लाइफ है, और शुरू से ही मैथ्स पसंद था बहुत ज़्यादा, और ये करना चाहती थी तो किया, लेकिन फिर आगे स्पोर्ट्स की तरफ आ गई। तो मल्टीपल चीज़ें हैं लाइफ में चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समरीन, वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ही कम लोग मैंने ऐसे देखे जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। ऑल द वेरी बेस्ट ज्वाइन करने के लिए। तो ये था हमारा शो, आज के टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। वक्त ख़त्म हो गया है, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए अहम टॉपिक्स के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।